हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आप लोग ग्रुप डी का मॉक टेस्ट देने के लिए हो जाइए तैयार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टोटल 100 प्रश्न लेकर के आया हूँ। आरआरबी ग्रुप डी इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना से। तो हम लोग पहला नंबर का प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? हम लोग जानते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था इंग्लैंड के गुप्त कमेटियों के सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बताया गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट खोला जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनाया जाएगा, एक जज अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उस जज का क्या नाम रखा गया था? एलिजा एम्पे। क्या नाम रखा गया था? एलिजा एम्पे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एलिजा एम्पे को क्या बनाया गया था? इस सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। ठीक है। और इस एलिजा एम्पे की सहायता करने के लिए 3 और जज का नियुक्ति किया गया था। उसका क्या नाम था? एल से लेमिस्टर याद रखना है, एच से हाइड याद रखना है, सी से चैम्बर याद रखना है। इतना सारा बात आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, मतलब भारत की रानी जो है नियुक्त किया गया था, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1857 के क्रांति के बाद किया गया था। कब किया गया था? 1857 के क्रांति के बाद किया गया था, यानी 1858 में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1909 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार को दोस्तों हम लोग भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, इसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत परिषद अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार को। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गया। अच्छा, मार्ले कौन था? तो याद रखना कि दोस्तों मार्ले जो था, मार्ले यह भारत का सचिव था। क्या था? भारत का सचिव था। और मिंटो जो था यह भारत का वायसराय था। मिंटो कौन था? मिंटो जो था यह भारत का वायसराय था। इसको जो है दोस्तों वायसराय किसके जगह पे बनाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के जगह पे बनाया गया था। किसके जगह पे बनाया गया था? तो बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? ये कर्जन के समय में। तो इसी कर्जन के जगह पर इसको भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? दोस्तों, भारत को 3 जून 1947, कब? 3 जून 1947 में पहली बार जो है यह बताया गया कि भारत को जो है 15 अगस्त तक हम लोग आज़ाद कर देंगे। 1947 में हम लोग आज़ाद कर देंगे और इसका विभाजन करके 2 हिस्सा में बांट देंगे। एक हिस्सा हिंदुस्तान तो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा। और इसी योजना को दोस्तों हम लोग कहते हैं माउंटबेटन प्लान। क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन पूछेगा कौन रेखा करता है? तो रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा करता है? तो रेड क्लिफ रेखा भैया क्या करता है? रेड क्लिफ रेखा जो है इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन करता है। क्या करता है? इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन पूछेगा कौन करता है? इंडिया को पाकिस्तान से अलग कौन रेखा करता है? तो आपको बताना है कि रेड क्लिफ रेखा करता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत को आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी?
मतलब 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय पूछ रहा है कि इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो उस समय दोस्तों इंग्लैंड में जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। और इसका जो नेता पूछेगा कि इस लेबर पार्टी का नेता कौन था, तो इस लेबर पार्टी का नेता था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली था। इस लेबर पार्टी का नेता कौन था? क्लीमेंट एटली था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? दोस्तों 1922 में सर्वप्रथम 1922 में यह जो कथन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भारत का जो संविधान है भारतीयों द्वारा भारत का संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए। यह बात कौन कहा था? तो यह बात कहा था 1934 में एम.एन. रॉय। कौन कहा था? एम.एन. रॉय कहा था। M.N.R.O.Y. रॉय कहा था 1934 में। यह बात आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं अब आपको संविधान सभा से मैं आपको प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए संविधान सभा का हम लोग पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का अगर कहे संविधान सभा, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का अगर कहेगा कि प्रथम बैठक, तो पहला बैठक है दोस्तों फर्स्ट बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक 1946 में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1946 को हुआ था। और इस पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सबसे बूढ़े व्यक्ति किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और संविधान सभा का दूसरा बैठक जो सेकेंड बैठक हुआ था वो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को, एक दिन बाद। तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें जो है अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? आर प्रसाद को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बताओ। संवैधानिक सलाहकार के पद में कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था B.N. रॉय। कौन था? B.N. राव। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बताओ। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी लग रहा है कि कहीं से आप कुछ सीख रहे हैं, दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके एक एक प्रश्न ढूंढ करके लाता हूं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना सारा जानकारी आपको सब जगह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो H.C. मुखर्जी। कौन था? H.C. मुखर्जी संविधान सभा का क्या था? उपाध्यक्ष था। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में यह नहीं रहता है, अगर ऑप्शन में H.C. मुखर्जी ना रहे तब आपको लगाना है कृष्णाचार्य। क्या लगाना है? कृष्णाचार्य लगाना है, ठीक है। संविधान सभा का बताओ कुल कितना बैठक हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का टोटल 105 बैठक हुआ था। कितना बैठक हुआ था? 105 बैठक हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। कुल कितना सत्र चला था? तो दोस्तों टोटल 11 सत्र चला था। टोटल कितना? 11 सत्र चला था। कितना व्यक्ति भाग लिया था? ब्रिटिश प्रांत से कितना था? आप लोग कमेंट कर करके बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होने थे। ये बात
आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन 1940 में आया था। कब आया था, 1940 में आया था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में कहेगा कौन कौन शामिल था, तो तीन व्यक्ति के नाम आपको याद रखना है। तीन व्यक्ति का नाम कौन कौन, तो आपको याद रखना है पॉथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन किसके का अध्यक्ष कौन था, तो ये पॉथिक लॉरेंस जो था इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारा संविधान बनाया गया था, ये बात आपको याद रखना है। तो संविधान जो बना था, भारत का संविधान जो बना था, किस योजना के तहत बना था, आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न 7वां नंबर का प्रश्न हो चुका है। और 8वां नंबर, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो था वो संपन्न हो गया था 1946 में। कब संपन्न हो गया था, 1946 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी दिन इसका प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें सबसे बूढ़े व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इसका एक दिन छोड़ करके एक दिन बैठक होता था। तो दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को भी जस्ट बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था तब इसका कौन किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। जवाहरलाल नेहरू नहीं, अंबेडकर भी नहीं, गोपालाचारी भी नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। जस्ट बता के आए हैं 9 दिसंबर 1946, ज़्यादा टाइम को नहीं गवाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था भैया, JB कृपलानी। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं JB कृपलानी से कुछ भी और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं पहले इसके बारे में, JB कृपलानी के बारे में। JB कृपलानी भारत के स्वतंत्र आज़ादी के समय, या पूछेगा भारत के स्वतंत्रता के समय या आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब पूछेगा तो भारत के आज़ादी के समय जो था यह व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष था। ये बात आपको याद रखना है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष था। कांग्रेस का क्या था ये भैया, अध्यक्ष था। तो भारत के स्वतंत्रता के समय पूछेगा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, JB कृपलानी संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था। तो यह JB कृपलानी किसका अध्यक्ष था, तो संविधान सभा के मौलिक उप अधिकार समिति का अध्यक्ष, उप अधिकार समिति का अध्यक्ष था, ठीक है। अच्छा, JB कृपलानी से एक और शानदार प्रश्न पूछा जाता है कि यह 1917 में जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था उसमें भाग लेने वाला पहले सहयोगी थे। गांधी जी का साथ देने वाला पहले सहयोगी थे। क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण
चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ देने वाला पहले सहयोगी कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ देने वाला पहले सहयोगी थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी जेबी कृपलानी की पत्नी थी, कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अच्छा, सुचेता कृपलानी से आपको याद आया, एक सुचेता कृपलानी इसकी कौन थी? पत्नी थी। यह सुचेता कृपलानी जो है सुचेता कृपलानी, इसके बारे में याद रखना है, यूपी या भारत की प्रथम महिला सीएम थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? भारत की प्रथम महिला सीएम थी। महिला सीएम थी कौन? सुचेता कृपलानी। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, जेबी कृपलानी का आत्मकथा का क्या नाम है? तो जेबी कृपलानी का आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आत्मकथा का नाम है माई टाइम्स। क्या नाम है? तो माई टाइम्स नामक आत्मकथा पूछेगा कौन लिखा है, तो आपको क्या बताना है? जेबी कृपलानी ने लिखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को जो स्वीकार किया गया था वो कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय झंडे का कहेगा कि अनुपात बताओ, राष्ट्रीय झंडे का अनुपात बताओ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ, तो कितना हो जाएगा? 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सेट में देखा था कि लाल किले पर सर्वाधिक बार किसने झंडा फहराया है? तो दोस्तों, लाल किला पर सर्वाधिक बार जो झंडा फहराया है वो कौन फहराया है? तो वो फहराया है जवाहरलाल नेहरू। कौन फहराया है? जवाहरलाल नेहरू। कितना बार फहराया है? तो टोटल 17 बार झंडा फहराया है, 17 बार। लेकिन इसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, लगता है मोदी जी तोड़ देगा। चलिए, और राष्ट्रीय झंडा का कहेगा कि डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन, तो राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया। कौन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 अगस्त को हम लोग पिंगली वेंकैया की जयंती मनाते हैं। 2 अगस्त को क्या मनाते हैं? पिंगली वेंकैया की जयंती मनाते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कहेगा टोटल कितना खर्च हुआ था रुपया? संविधान बनाने में टोटल कितना रुपया खर्च हुआ था? वो हुआ था 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 का क्यू कितना होता है? 729 होता है। बीच में 6 3 9, हाँ, बीच में 6 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा, बीच में 6 लगा दिए तो 63,96,729। तो 63,96,729 रुपया उस समय संविधान बनाने में खर्च हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रस्तावना से प्रश्न है, भारत है एक। भारत क्या है? भारत है एक। तो भारत जो है एक, यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है? भारत है एक, भारत क्या है? कहाँ था प्रश्न, कहाँ था? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह जो है प्रस्तावना में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? प्रस्तावना में बताया गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रस्तावना से
हम लोग क्वेश्चन को उठाते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना से हम लोग क्वेश्चन को उठाते हैं। प्रस्तावना को हम लोग लघु संविधान कहते हैं। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, चलिए आज मैं यहीं तक आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।